हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के लेक्चर में किरचॉफ्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और अब देखो इस पे न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए। देखिए एक चीज़ आप समझ लो कि किरचॉफ्स लॉ में, जैसा कि फर्स्ट लॉ में हमने डिस्कस किया था कि अगर इस तरह से कोई भी एक जंक्शन हो और उसमें बताया था कि भाई जैसे मान लो अगर यहाँ से I1 करंट आ रहा है, इधर से मान लो I2 करंट आ रहा है, इधर से मान लो I3 और इधर मान लो I4 जा रहा है, तो ऐसे जो जंक्शन एंड होते हैं इसमें ऑलरेडी हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो I1 प्लस I2 होता है ये डायरेक्टली इक्वल किसके होता है, I3 प्लस I4 के इक्वल होता है। ठीक है, और सेकेंड लॉ में हमने आपसे कहा था कि जो EMF का सम होता है वो डायरेक्टली इक्वल होता है किसके होता है, सम ऑफ वोल्टेजेस के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो सेकेंड लॉ है वो वोल्टेज को लेकर के चीज़ों को डील करता है। अगर आप लोग ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार पिछला लेक्चर ज़रूर देख लो, उसके बाद यहाँ जब न्यूमेरिकल समझोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलो तो अब ज़रा सा हम तुमको एक छोटी सी बात और हम यहाँ पे ज़रा आपसे कर लें। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे ना उसमें ध्यान रखना ऑलवेज ऐड वोल्टेज, ये ध्यान रखेंगे आप। हमेशा वोल्टेज एंड EMF को ही हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, ये हम आपको सिखा रहे हैं कि किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं। किरचॉफ्स लॉ से हम लोग करंट वगैरह निकालेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो खैर पहले पढ़ ही लें, बात तो करते रहेंगे। ऑलवेज ऐड वोल्टेज एज EMF। दूसरी चीज़ ये समझ लेना कि जो वोल्टेज होगा ना ये किसके अक्रॉस आएगा। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मान लो किसी भी सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा उसमें दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो उसमें रेजिस्टेंस होगा और या तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या दिया होगा, सेल, और या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। अब जरा एक बात बताओ, अगर मान लो इसका EMF E है, इसमें I करंट गया, तो ध्यान देना ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, IR होता है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी रेजिस्टेंस आ जाए तो हमेशा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता, IR होता, और आपको I इंटू R ही ऐड करना है। कैसे ऐड करना है वो बात की बात है, इसका साइन क्या होगा अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है अगर कभी भी सेल दिया हो, देखो सेल में डायरेक्ट E की वैल्यू दी होती है। मैं आपको एक और चीज़ बता दें, अगर कहीं लिखा होता है कि कोई सेल है जो 12 वोल्ट का है, ध्यान देना जो 12 वोल्ट है ना ये उस सेल का EMF होता है। अब EMF क्या होता है देखिए, इसके लिए पिछले लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इधर आइए। तो सेल का जो आपको दिया होगा ना वोल्टेज वो आपको डायरेक्ट दिया रहेगा, तो 12 वोल्ट है तो वो उसका EMF हो गया। तो इस तरह से चीज़ें दी होंगी। अगर मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर रेजिस्टेंस आएगा तो I इंटू R जोड़ोगे, मतलब लिखते जाओगे क्वेश्चन में, और अगर सेल आएगा तो E डायरेक्ट लिख के ऐड कर लोगे। दूसरी चीज़ होती है कि जो डायरेक्शन का यहाँ पे साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है। जैसे मेरी बात समझो, मैं यही लिख दे रहा हूँ, अगर मान लो कि कभी भी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हो, ये रेजिस्टेंस वाली बात हम आपसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस वाली बात हो रही है इतने दूर में। देखो अगर आप कभी भी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हो तो जरा एक चीज़ बताओ, करंट के डायरेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज घटेगा कि बढ़ेगा। एक कॉमन सेंस लगाओ, मान लो कि A से B की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है, तो आपने बचपन से पढ़ते आए हो कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। तो इसका क्या मतलब है कि करंट हाई टू लो फ्लो हो रहा है, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि B का पोटेंशियल कम है, A का ज़्यादा है। तो सीधा क्या मतलब है कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेज। अब देखो तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो याद रखना यहाँ पे निगेटिव साइन लेते हैं हम लोग, क्योंकि पोटेंशियल हमें पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही चलना है, समझ रहे हैं आप। तो देखिए यहाँ माइनस लेंगे, मतलब अगर रेजिस्टेंस आए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चलोगे तो क्या लिख दोगे, -I इंटू R। समझ रहे हो मेरी बात। दूसरी चीज़, अगर आपको चलना है इन द अपोजिट ऑफ करंट, ध्यान देना
अगर आपको इन द अपोजिट ऑफ करंट क्या होगा, जरा ये समझो। तो इन द अपोजिट ऑफ करंट, बिल्कुल, क्योंकि देखो अब मैं वही फिर कह रहा हूँ कि करंट इधर फ्लो हो रहा था, पोटेंशियल घट रहा था। तो अगर करंट के विपरीत हम चलेंगे, करंट के चलने के अगर हम अपोजिट चलते हैं, तो ऐसे केस में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा ना। फिर अपोजिट ऑफ करंट पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, इसलिए पॉजिटिव साइन। और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम लोग, प्लस IR लिख लेंगे। चलो ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस का। अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, एक डेमो सर्किट बनाते हैं, तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान देना। ऐसे ही अगर आप इधर आओगे, ऐसे ही अगर मान लो कोई सेल अगर तुम्हें दिया, ध्यान देना, पता है आपको सेल का बड़ा प्लेट पॉजिटिव, छोटा प्लेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर मान लो तुम बड़े से छोटे प्लेट की तरफ जा रहे हो तो क्या लिखोगे, माइनस ही लिखोगे। क्यों भाई, क्योंकि ध्यान देना, प्लस से माइनस जा रहे हो, इसका मतलब पोटेंशियल घट रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये देखो, ये जो प्लस माइनस क्या बताता है, हालांकि सेल हम अपकमिंग लेक्चर्स में हम अलग से सेल पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में भी है सेल और बैटरी को पढ़ना है अलग से, फिर भी थोड़ी सी बेसिक बात जान जो, ये प्लस माइनस का मतलब ऐसा नहीं बड़ा और छोटा प्लेट रियल में नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन में दोनों एनोड कैथोड बराबर ही होते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो हाई पोटेंशियल है उसके लिए हम लोग बड़े प्लेट का यूज करते हैं, केवल रिप्रेजेंट करने के लिए, ये केवल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, समझे। ये निगेटिव हो गया, तो हाई टू लो जाओगे तो माइनस ही हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप मान लो ये प्लस है और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, माइनस हो गया, ध्यान समझना। ये तो अगर अपोजिट जाओगे ना तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, प्लस ए लिख लोगे। ध्यान देना, अगर कभी भी अगर हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल सेल में जाएंगे तो माइनस ही लिखेंगे, और माइनस से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर आएंगे तो प्लस, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ रहा है। देखिए इस नोटेशन को आपको फॉलो करना होगा, यही साइन कन्वेंशन है। एक डेमो सर्किट लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास इस तरह से कोई एक डेमो सर्किट है, देखिए अब आप मान लीजिए कि आपके पास ये एक सर्किट है, यहाँ पे हमको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है। किरचॉफ्स लॉ मेनली करंट निकालने के काम आता है। अभी चूंकि इसमें ना करंट ही नहीं बहुत सारी चीज़ों के काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, पावर कंज्यूम, हीट लॉस, बहुत सारी चीज़ों का काम आता है। अभी जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा ना और अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो उन सारे न्यूमेरिकल्स को जब करोगे तो तुम्हें किरचॉफ के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी शुरुआत तो पहले करो ना, कैसे करना होता है। देखो ये सर्किट तुम्हें मिल गया, एक काम करो, पहले ये देखो ना, जो सेल है उसका बड़ा प्लेट पॉजिटिव पे है, छोटा नेगेटिव पे है। हमेशा जो बड़ा प्लेट होता है यहाँ से करंट आई निकालते हैं, ये मैं ई जरा किनारे लिख दूँ ऐसे, हमेशा पॉजिटिव प्लेट से आई करंट निकलेगा। अब ये जो आई करंट होगा वो यहाँ पहुँचेगा। कितने रास्ते हो गए, दो रास्ते हो गए, कुछ इधर होगा कुछ इधर होगा। तो मान लो कि इधर की तरफ कितना करंट जा रहा है आपका, I1 जा रहा है, तो डेफिनेटली इधर कितना जाएगा, I माइनस I1 जाएगा। बिल्कुल एकदम बहुत आसान है, समझ रहे हैं आप। देखिए जंक्शन है तो I करंट अगर आया तो I1 गया तो बचा तो I माइनस I1 ही ना। आप I माइनस I1 ऐसे मान लीजिए। अगर कोई और ब्रांच होता तो I1 मान लेते, I2 मान लेते, उधर क्या करते, I माइनस I2 करते। भी आगे क्वेश्चन आता है इस पर, आगे देखते हैं। अब देखो ये जो सीधे I1 है ना, ऐसे सीधे बिल्कुल एज इट इज पहुँच जाएगा। ये जो I माइनस I1 है ये भी एज इट इज पहुँच जाएगा। अब जरा देखो ये दोनों मिलके क्या हो गए, I हो गए, और यहाँ पर ये निगेटिव प्लेट पे कितना पहुँचा, अगेन I करंट पहुँच रहा है। एक बात जरा समझो, ये हमारे पास दो लूप बन गए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जरा समझ लीजिए कि बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जितना करंट निकालिए, नेगेटिव पे उतना करंट पहुंचाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तभी माना जाएगा कि आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया, और तभी सही है भी। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, हम लोगों को लूप पकड़ना। लूप मीन्स होता है बंद रास्ते। कुल कितने बंद रास्ते हैं, देखो यहाँ पे 3 रास्ते तुम्हें दिखेंगे बंद। कैसे, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा है पूरा। लेकिन चूंकि हम लोगों के पास कितने वेरिएबल हैं, केवल 2 वेरिएबल हैं, I और I1। तो इन दोनों को निकालने के लिए कुल कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे हम 2 ही लूप से काम चल जाएगा। जैसे मान लो हम बात करते हैं लूप नंबर 1, और ये कौन सा हो गया, लूप नंबर 2। ध्यान देना, अगर देखा जाए तो लिखेंगे इन लूप नंबर 1 क्या होगा, ध्यान समझो,
मान लिया 0.1 हो गया, तो क्या लिखोगे? हाँ, इस पूरे पे ना कहीं एक पॉइंट, आप एक पॉइंट कहीं भी एक मान लीजिए पूरे लूप में। अब रेजिस्टेंस के बीच में मत मानिए, सेल के बीच में मत मानिए, जाके नहीं फंस जाएंगे। अरे कहीं एक, वो इसलिए बनाता है ना, हम एक मार्क कर लेते हैं, वो इसलिए हम लोग मार्क कर लेते हैं ताकि हम पूरा लूप घूम के जब आए तो मुझे पता हो कि हम लोग कहाँ से चले थे। ठीक है, समझिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, V1 ले लिया। अब देखो इधर से आओगे, रास्ते में कहीं कुछ नहीं है, देखो ना V1 लिख लिया ना, मतलब वहाँ का पोटेंशियल हमने लिख लिया और कुछ नहीं किया। अब देखो आपको V1 से चल के फिर V1 पे आना है, ठीक है, पहले लूप में। अब देखिए ये क्वेश्चन पे सर क्लॉकवाइज चलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो देखिए ये निर्णय मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आप क्लॉकवाइज चलोगे तब भी वही रिजल्ट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तब भी रिजल्ट आएगा। चलो एक बार हम लोग देख ही लेते हैं। ये V1 है, चलो इधर से मान लो चल रहे हैं हम लोग, रास्ते में कुछ नहीं। अब देखो रेजिस्टेंस है, रुक जाओ। देखो इस रेजिस्टेंस में एक्चुअल में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में इधर जा रहा है, और हमको चलना कैसे है, ऐसे, तो अपोजिट ऑफ करंट। तो क्या लिखोगे, प्लस वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, आई आर। तो इसमें कितना करंट है, I माइनस I1 इंटू R3। अब देखो इसका काम हो गया, ठीक है। अब इधर आओ, आगे चलो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। अब देखो यहाँ आ गए। अब एक बात बताओ, हम कैसे चल रहे हैं, करंट भी इधर ही चल रहा है और हम भी इधर ही चल रहे हैं, तो क्या लिखोगे, माइनस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, निगेटिव। भाई करंट भी इधर ही चल रहा है, हम भी इधर चल रहे हैं, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या हो गया, I1 R1। फिर यहाँ आओ, इसका भी काम हो गया, यहाँ के तो फिर अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट देखो ना इसमें इधर चल रहा है और हम ऐसे घूम के इधर आ भी रहे हैं, ठीक है। तो माइनस I1 R2 दैट्स इक्वल्स टू V1। हाँ एक और चीज़, जहाँ से चलिए ना फिर दोबारा पहुँच के उसका नाम लिख लीजिए, इसलिए ऐसा करो ताकि ये कैंसिल हो जाए, समझ रहे हो, और हम लोग को एक नया वेरिएबल ना मिले। अब आपको यहाँ से एक इक्वेशन क्या मिल गया, I माइनस I1 इंटू R3 दैट्स इक्वल्स टू I1 R1 और प्लस I1 R2। इसको जरा इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब एक काम और करते हैं, अभी हमने यहाँ डिस्कस किया है कि हम लोग कैसे चल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, सॉरी क्लॉकवाइज हम लोग चल रहे थे यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या कहा था कि आप कि किसी भी डायरेक्शन से आप चलिए, क्लॉक एंटी क्लॉक, उसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बहुत क्या, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता दरअसल, ठीक है। देखो जैसे मान लो अगर कोई कह रहा कि नहीं सर हम ऐसे ही चलेंगे, तो चला सा उसकी भी बात एक बार रख ली जाए, यहाँ किनारे इक्वेशन बना के देख लेते हैं। अगर तुम चाहो तो अगर ऐसे चलना चाह रहे हो तो मान लो क्या लिखोगे, V1 ऐसे चलोगे तो अब देखो यहाँ पे अपोजिट ऑफ करंट हो गया, क्योंकि करंट तो ऐसे जा रही है, जाओगे तो यहाँ मिला ना कोई, तो प्लस क्या लिखोगे I1 R2, फिर इसको पार करके यहाँ गए क्या हो जाएगा, प्लस I1 R1 यहाँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस I माइनस I1 इंटू R3, और फिर कहाँ पहुँच गए हम लोग 1 पे, ये कैंसिल हो गया है। तो क्या करोगे, इसको एक साइड कर लो, तो I माइनस I1 इंटू R3 दैट्स इक्वल्स टू I1 R2 प्लस I1 R1। देखो मैं ये बता रहा था कि यहाँ भी देखिए वही क्वेश्चन है जो यहाँ आया हुआ है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखिए तो इसका ये मतलब होता है कि आप क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, बस आप रूल का फॉलो करो, जो तुम्हारा साइन कन्वेंशन है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव और अपोजिट ऑफ करंट पॉजिटिव, वो गलत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो आपका इक्वेशन देखो वही आएगा, ठीक है। चलो उसे मिटा देते हैं, खैर इसकी जरूरत हमें है नहीं, वो बस मैं आपको समझाने के लिए इसको बस यहाँ लिख लिया था। अब जरा एक चीज़ और समझना, ऐसे ही देखो अगर मान लो हम लूप नंबर 2 में चलें, तो यहाँ मान लो ये तुम्हारा पॉइंट क्या हो गया 2, तो क्या लिखोगे V2 माइनस I इंटू R। अब देखो कहाँ से, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो माइनस आई, माइनस से प्लस जा रहे हो तो क्या लिखोगे प्लस ही, इधर आइए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस I माइनस I1 इंटू R3, और ये कितना हो गया V2 पे आ गए। तो इन दोनों को एक साइड कर लोगे तो क्या मिलेगा I इंटू R प्लस I माइनस I1 इंटू R3 दैट्स इक्वल्स टू E। तो ध्यान से समझो, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। ये इसका नोटेशन है, इसका साइन कैसा समझे हो तुम लोग, माइनस से प्लस गए थे इसलिए प्लस ही ले लिया, क्योंकि सेल में क्या करते हैं माइनस से प्लस जाने का मतलब चीज़ें बढ़ रही हैं, ऐसे समझ लो ना, सेल में बाद वाला साइन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे चल रहा हो तो बाद वाला साइन हो गया। तो यहाँ से ये तुम्हारे पास एक डेमो सर्किट क्या हो गया, बन के तैयार हो गया, और हमने वो इक्वेशन भी बना दिया जो यहाँ से बनते।
किरचॉफ्स का जो मेन जो काम था वो यही है कि वो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी आपने I और I1 माना है उसका इसने इक्वेशन बना दिया। अब जरा एक बात समझो, अब आपका काम है इन इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, I और I1 का वैल्यू निकाल लो और जो किरचॉफ की रिलेवेंसी थी वो हो गई। एग्जाम में यही आपसे पूछने के लिए आता भी है, बोर्ड एग्जाम हो, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे नीट हो, इवन इफ एडवांस में भी हर जगह किरचॉफ पे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे और फिर ऐसे ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। हाँ, जो क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे वहाँ पे R1 R2 E इन सब की जो है एक डेटा दी होगी, वैल्यू दी होगी, तो इक्वेशन आप आराम से न्यूमेरिकली कुछ होगा तो सॉल्व कर लोगे। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डेमो सर्किट है, बस ऐसे ही बता दिया मैंने, ठीक है। अब हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे और ये जो है कंप्लीट रूल है, इसको आप लोग जरूर लिख लीजिए और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हम बनाते हैं सबसे पहले तुम्हारे लिए, और बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल्स है, उसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग किरचॉफ्स लॉ के आधार पे। देखो तो ये तुम्हारे पास एक न्यूमेरिकल आया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, और किसके हेल्प से सॉल्व करना है, किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इसका तरीका क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, न्यूमेरिकल अप्रोच ले रहे हैं हम लोग, ध्यान से समझना कैसे सॉल्व होगा। इस पे ये पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव है, मैं थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ, जरा समझो। आई करंट यहाँ से निकला, यहाँ कितना पहुँचा आई, दो रास्ते हो गए, इधर मान लो कितना गया I1, इधर कितना बचा I माइनस I1। अभी जो I1 है वो क्या होगा, सीधा सीधा आएगा, जो I माइनस I1 है वो क्या हो गया, इस तरह से आया, ये दोनों मिलके क्या हो गए I, नेगेटिव प्लेट पे कितना पहुंचा I, जरा समझो। ये लूप नंबर 1 हो गया, ये लूप नंबर 2 हो गया। मैं यहाँ इसको बना रहा हूँ, बढ़िया इक्वेशन बनेगा। इन लूप 1 देखो डिस्ट्रीब्यूशन तो सही है भाई, पॉजिटिव प्लेट से I निकाले, नेगेटिव पे पहुँचा दिया, ठीक है। अब देखो लूप नंबर 1, ये पॉइंट 1 क्या लिखोगे, V1, अपोजिट ऑफ करंट तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ I माइनस I1, फिर अपोजिट ऑफ करंट प्लस 4 टाइम्स ऑफ I माइनस I1। इधर आगे गए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस 6I1, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस 2I1, एंड दैट्स इक्वल्स टू कितना हो गया, V1 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 6I माइनस 6I1, अरे इन दोनों को एक साथ कर लो ना, माइनस कितना हो जाएगा 8I1 दैट इज 0, तो 6I दैट इज इक्वल्स टू 14I1। तो I की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ से कितनी आ रही है, ये हो गई 7/3I1। देखो ये तुम्हारा एक इक्वेशन यहाँ से बनकर तैयार हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप दूसरे लूप में चलोगे, ध्यान से समझो, इन लूप 2 क्या करोगे, ध्यान से समझो। मान लो कहीं 2 पॉइंट मान लो पूरे लूप में कहीं पे, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले V2, रास्ते में कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, -1 × I। फिर देखो माइनस से प्लस जा रहे हो तो क्या होगा, +10, फिर इधर आए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, -4 × I माइनस I1, फिर आगे आओ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट 2 × I माइनस I1, दैट्स इक्वल्स टू V2, V2 कैंसिल हो गया, तो -I + 10 -6 टाइम्स ऑफ I माइनस I1 दैट इज 0। इसको आप -I + 10 ऐसे लिख लो, -6I + 6I1 दैट इज 0, ये हो जाएगा 7I - 6I1 दैट इज 10। ध्यान समझना, ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। अब इसके बाद तुम लोग देखो, अब तुम्हारे पास 2 इक्वेशन आ गया ना, समझो इस बात को, तुम्हारे पास क्या हो गया, 2 इक्वेशन आ गए, एक I और I1 में 2 इक्वेशन आ गए यहाँ से, एक इस लूप से बना, एक इस लूप से बना। आपको I और I1 निकालना है, क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे कर लोगे, बिल्कुल पता है तुम्हें, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो जब इक्वेशन 1 और 2 से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, I के लिए चाहो तो यहाँ पुट कर लोगे, तो यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आप रख के देख लो ना, 7 × 7I1/3 - 6I1 दैट इज 10, ये हो जाएगा 49I1 - 18I1/3 दैट इज 10, और ये हो जाएगा तुम्हारा 18 19 30 31, सॉरी यहाँ से हो जाएगा 31, रुको मैं इसको अच्छे से थोड़ा लिख लूँ,
31, I1 इज 30, तो I1 कितना हो गया 30/31। देखिए तो यहाँ से तुम्हारे पास I1 की वैल्यू आ गई, एम्पियर में होती है वैल्यू, है ना। और फिर I कितना हो जाएगा, तो 7/3 इंटू 30/31, 10 टाइम्स, तो I की वैल्यू हो गई 70/31 एम्पियर। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो जो मेरा मेन काम है बस आपको ये सिखाना कि आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, इसके बाद तो तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कुछ क्वेश्चंस और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा समझो मैं क्यों लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन क्या किया, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और जो मैंने बताया है अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार फिर से चीज़ों को देखना, ठीक है। और जो एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया उसी बेसिस पे आप इन 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे और आराम से तुम्हारा यहाँ से आंसर क्या होगा फिर आ जाएगा, ठीक है। हाँ एक बात और जरा सा लास्ट में तुम लोगों से हम कर लें। देखो हम लोग किरचॉफ पढ़ रहे हैं, एक बात आप समझना, इस किरचॉफ लॉ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका मेन जो यूज है वो हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई इक्वेशन बना सकें और उस इक्वेशन को सॉल्व करके किसी सर्किट के किसी भी एक पार्ट में हम किसी भी रेजिस्टेंस में हम करंट निकाल सकें। देखिए इस किरचॉफ लॉ के मल्टीपल यूज हैं, जैसे करंट निकालने मैंने अभी बताया काम आता है। इसके अलावा इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल भी निकालने के काम आएगा ये, क्योंकि करंट जब आप निकाल लोगे तभी उसके बाद ही फिर आप यहाँ जा सकते हैं। और कई बार पावर किसी एक रेजिस्टेंस में कंज्यूम्ड या हीट लॉस, इसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे, इस तरह की चीज़ें भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर इन दोनों में से कुछ भी पूछ रहा तो ये भी निकलेगा किरचॉफ के हेल्प से और या भी निकलेगा किरचॉफ के, मतलब सॉरी, इसको भी निकालने के लिए पहले करंट निकालना पड़ेगा और इसको भी निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको करंट निकालना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो किरचॉफ लॉ में अभी आज मैंने जो भी सर्किट सॉल्व कराया, देखिए ये एग्जाम के लिए इस तरह के क्वेश्चन तो एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक सर्किट सॉल्व कराया है। और बहुत सारे लोग हमसे कह सकते हैं कि सर ये सारे क्वेश्चन तो हम लोग ओम्स लॉ से भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के कर सकते हैं, 10th में हमने पढ़ा था और वो आसान भी है। बिल्कुल सही कह रहे हो, आप उस चीज़ को वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आप एक बात बताओ, यहाँ तो चलो कर लोगे इक्विवेलेंट निकाल के, यहाँ कर लोगे, यहाँ कर लोगे, जो पिछला क्वेश्चन था कर लोगे, डेमो सर्किट कर लोगे, लेकिन अगर किसी सर्किट में एक से ज़्यादा बैटरी यूज हो जाए तो क्या करोगे? क्या वहाँ भी ओम्स लॉ लग पाएगा? देखिए वहाँ ओम्स लॉ डायरेक्टली इजी वे में नहीं अप्लाई हो पाएगा। तो अगर एक से ज़्यादा बैटरी हो तो फिर तो मजबूरी आपको किरचॉफ लॉ लगाना ही लगाना है।
समझ रहे इस चीज़ को। तो आज बस बेसिक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, इन पे खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग इस बात की बात करेंगे कि जब मोर देन 1 बैटरीज हो, समझ में आ रही बात, मोर देन 1 बैटरी हो किसी सर्किट में, तो वहाँ पे हम लोग कैसे जो है क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पर इस पे हम लोग ज़्यादा डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो इतना खूब अच्छे से तैयार कर लो, प्रैक्टिस किया रहना, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे न्यूमेरिकल कराएंगे और फिर बोर्ड वाले क्वेश्चन भी वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।